वेलकम बैक टू अवर जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज हम जावा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, पासिंग क्या होता है, पैरामीटर पासिंग यहाँ पे, और रिकर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा की जो मेथड्स होते हैं हम उनको कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होने के टाइम पे इनपुट कैसे पास किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर जो डेटा पास होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है हमारा? रिकर्जन है। ठीक है, रिकर्जन का मतलब क्या होता है? मेथड अपने आप को ही क्या करे, कॉल करे, उसका मतलब होता है रिकर्जन। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पासिंग बाय वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और रिकर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है, रिकर्जन का यूज हम किसके साथ देखेंगे? स्टैक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वेर आर का मतलब क्या है? वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। इसकी हेल्प से हम एक मेथड को 0, 1 और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अ मेथड एक्सेप्ट एनी नंबर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, हम इस तरीके का मेथड बनाएंगे इसके थ्रू कि जो हम मेथड बनाए उससे हम 0 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, 1 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमें नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो हम हर बार अलग अलग मेथड बनाने की हमें क्या नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, मेथड्स का मतलब क्या होता है? अगर मुझे एक मेथड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उस मेथड को क्या करेंगे, एक बार बना के रख लेंगे। जब भी हमें उस मेथड की नीड होगी पूरे प्रोग्राम में हम क्या कर लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। यही मैंने मेथड वाले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? जावा प्रोग्राम को रन करते टाइम हम इनपुट क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनपुट किसमें, जो मेन के मेथड्स होते, मेन के अंदर जो ये स्ट्रिंग्स आर होता है ना, इसमें रिसीव होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें रन करते टाइम हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो जो मेन के अंदर हम स्ट्रिंग आर पास करें तो ये इनपुट कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सेकेंड क्या है? पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। अब जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है? जो जावा में वैल्यू पास होती है वो किससे होती है? पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट से होती है। तो चाहे हम प्रिमिटिव डेटा पास करें या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करें, तो जावा में जो वैल्यू होगी उसकी हमारे पास क्या होगी? वैल्यू पास होगी। व्हाट एक्चुअल मूव बिटवीन द कॉलर एंड द मेथड व्हेन द पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरामीटर को पास करते हैं। लास्ट क्या है हमारा? रिकर्जन है। ठीक है, रिकर्जन का मतलब क्या होता है? जब भी एक मेथड क्या करे, खुद को कॉल करे, तो वहां पे क्या आता है हमारे पास? रिकर्जन आता है। मेथड दैट कॉल देमसेल्फ, इसमें हम क्या बनाते हैं? एक बेस केस बनाते हैं, एक रिकर्जन केसेस बनाते हैं, और स्टैक की कॉल लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर पासिंग इन जावा का मतलब क्या है? जो जावा करेगा वो किस तरीके का यूज करेगा? पास बाय वैल्यू का यूज करेगा। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस भी पास करें तो किसका यूज करेगा? हमारे पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हम सीख में पढ़ते हैं कि हमारी जो वैल्यू की कॉपी होती है वो हमारे मेथड के पास जाती है, ना कि पूरे का पूरा जो डेटा होता है वो चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी वेर आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेर आर्क्स। ठीक है, एक्सेप्टिंग एनी नंबर ऑफ वैल्यू, किसी भी तरीके की वैल्यू को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करेंगे। तो सिंटेक्स कैसे होगा मेरा? टाइप, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? 3 डॉट लगाऊंगी, और जो भी मैं वेरिएबल का नेम देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगी? उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंट 3 डॉट्स नम, तो इसका मतलब क्या है? हम मेथड को जितने चाहे उतने इंटीजर आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सिंपल है, यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? 0 आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? 2 आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है मेरे?
4 आर्गुमेंट है। तो जावा इंटरनली इन सब की वैल्यू को किस तरीके से लिखता है, एक एरे की फॉर्म में क्या करेगा, इनको ट्रीट करेगा। ठीक है, मतलब अगर हम लिख दे इस तरीके से, जो हमें टाइप चाहिए हमारा डेटा टाइप, 3 डॉट और हमारी वेरिएबल का नेम, अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो मेथड के अंदर नम्स नाम का क्या हो जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। इस नेम का जो भी हमारा वेरिएबल होगा उस नेम का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एरे क्रिएट होके वो एक एरे की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, अब कोड में समझते हैं कि एक एक चीज क्या है। सबसे पहले स्टैटिक क्या है, हमारा मॉडिफायर है। इंट क्या है, हमारा रिटर्न टाइप। सम क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम। और मैंने क्या बनाया, नम्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करी हूँ, सम करी तो स्टार्टिंग में मैंने एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, बी असाइन 0। अब मैंने किसका यूज किया है, इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज किया है, क्योंकि जब हम एरे के एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। ठीक है, ये इनहेंस्ड फॉर ईच लूप होता है जो कि एरे में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, किस नेम से, एन नेम से। नम्स क्या है, जो ऑलरेडी मैंने एरे क्रिएट किया है। तो जो इस एरे के अंदर एलिमेंट होंगे वो एक एक इटरेट होके इस वेरिएबल के अंदर जाएंगे, और जो भी वेरिएबल आएगा इसके अंदर, जो भी एलिमेंट आएगा वो किसके अंदर प्लस होता जाएगा, इस टोटल वेरिएबल के अंदर प्लस होता जाएगा। इससे जो भी हमारे एलिमेंट होंगे एरे के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसका सम मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, एंड में रिटर्न कर देंगे हमारे टोटल को। तो यहाँ पे मैंने एक सम नाम का को कॉल लगाई। यहाँ पे मेरा जो आर्गुमेंट मैंने पास किया है वो कितना है, 0। यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट कितने पास किए, 2। तो ये मेरा आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 9। यहाँ पे मैंने कितने आर्गुमेंट पास किया है, यहाँ पे 4। तो इसके लिए मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए एक रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, एक कस्टमर के 2 आइटम ऑर्डर करे, एक कस्टमर ने, किसी ने 5 आइटम ऑर्डर करे हैं और किसी ने 10 आइटम्स ऑर्डर करे हैं। ठीक है, आपको हर पॉसिबल नंबर ऑफ आइटम्स के लिए क्या अलग अलग मेथड बनाने की जरूरत है, नहीं ना। क्यों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इनपुट से तो चेंज हो रहे हैं हमारे, जो मेथड का काम है वो तो सेम ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे वेर आर्ग्स का यूज कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने 1 आइटम लिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने उसको कॉल करेंगे मेथड को। अगर किसी ने 2 आइटम लिया तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड को कॉल करेंगे। तो वहां पे किसकी यूज होता है, हमको वहां पे कौन हेल्प करता है, वेर आर्ग सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला, पहले रूल्स हमें, जब हम वेर आर का यूज करते हैं, ये रूल्स हमें हमेशा रिमेम्बर रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, एक मेथड में सिर्फ एक वेर आर पैरामीटर ही होगा। ठीक है, एक मेथड में सिर्फ 1 वेर आर पैरामीटर हो सकता है, पर मेथड 1 वेर आर पैरामीटर होना चाहिए। इट मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, जो वेर आर का पैरामीटर होगा वो हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, हम लास्ट में लिखेंगे। ट्रीट एज एन एरे इनसाइड द मेथड, हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको एरे की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, एरे की तरह ट्रीट करेंगे अगर हम मेथड के अंदर लिख रहे हैं। तो कैन बी कॉल्ड विद 0 आर्गुमेंट टू, इसको हम विद 0 आर्गुमेंट के साथ कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम को कॉल किया तो इसके आर्गुमेंट कितने थे, यहाँ पे 0। तो हम इसके अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो वेर आर पैरामीटर, let a caller pass 0, 1 और many value of that type। ठीक है, where आर पैरामीटर के थ्रू हम जब भी कोई फंक्शन उस मेथड को कॉल करेगा, वो 0 आर्गुमेंट भी पास कर सकता है, 1 आर्गुमेंट भी पास कर सकता है, और बहुत सारे आर्गुमेंट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। इंटरनली जावा कलेक्ट दैम इनटू एन एरे। तो इंटरनली जो जावा इनको कलेक्ट करेगा वो किस फॉर्म में कलेक्ट करेगा, एक एरे की फॉर्म में कलेक्ट करेगा। यहाँ पे मेरा 4 और 5 के लिए क्या बनेगा, एक एरे ही तो क्रिएट होगा यहाँ पे 4 और 5 का। यहाँ पे 1 to 4 के लिए मेरे पास क्या होगा, एक एरे ही तो क्रिएट होगा, 1 2 3 इस तरीके से। तो इट मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर इन द लिस्ट। तो ये क्या होना चाहिए, हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। अगर मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट करके आती हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट। अब हम मेरे काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे पास
जो वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर रिसीव होंगे, तो यहाँ पे क्या रिसीव हुआ मुझे? रिसीव हुआ नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बोल लो या वेरिएबल नंबर ऑफ इंटीजर्स बोल लो, वेरिएबल नंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले या तो मेरा क्या होगा, पहले या तो एरे बन चुका होगा तो मुझे रिसीव होगा, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो क्रिएट होगा या हमारा रिसीव होगा एरे। ठीक है, वहां पे नम्स लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम क्या लिख रही हूँ, नम्स नाम का एक एरे क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया, माने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी टोटल नेम से जिसकी वैल्यू अभी हमने क्या असाइन की हुई है, 0 असाइन की हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, फोर लूप, फोर ईच लूप का यूज कर रही हूँ हर नंबर के लिए। तो यहाँ पे हर नंबर पे जो भी एलिमेंट में एरे के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए फोर ईच लूप चलेगा पूरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अब क्या होगा, वो जो नंबर आएगा वो किसके अंदर ऐड होगा, टोटल जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर ऐड होएगा। ठीक है, अगर मोर नंबर अवेलेबल हो तो सारे ऐड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चलेगा ये लूप। तो यहाँ पे फ्लो का मेन आइडिया क्या है, अगर इनपुट चाहे 0 हो या 100 वैल्यू हो, तो जो हमारा ये मेथड रहने वाला है ये सेम ही रहेगा, ये मेथड चेंज नहीं होगा। इनपुट चाहे मेरा 0 हो, चाहे मेरा वो क्या बोलते हैं 0 हो, इनपुट चाहे मेरा 0 हो या मेरा 100 हो, तो मेथड मेरा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। मेरे मेथड की जो वो वैल्यू वो क्या नहीं होगी, बिहेवियर है, फंक्शनैलिटी है, वो मेरा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पे क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जावा प्रोग्राम में मेन मेथड होता है। ठीक है, जावा प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है, इस तरीके से हमारा एक मेन मेथड हमारा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो आर्क्स है, यहाँ पे जो आर्क्स है ये क्या है, एक स्ट्रिंग का एरे है। ठीक है, जब भी हम कमांड लाइन से एक प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं किसका यूज कर रही हूँ, कमांड लाइन का यूज कर रही हूँ, जावा ग्रीट मुस्कान 3। तो इसका जो तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्क्स ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स में मेरा ये आना चाहिए, 1 इंडेक्स पे ये आना चाहिए। तो मेरे पूरे की एरे की लेंथ जो आएगी वो आएगी मेरी 2 आएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाहे हम कमांड लाइन पे 3 लिखें, जावा इसे ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 आएगा वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग की तरह हमारा क्या होगा, रिसीव होगा। तो अगर हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे पार्स इन नाम का एक हमारा फंक्शन होता है, हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो हम ये क्या करेगा, जो भी हमारे ये इस तरीके से स्ट्रिंग आ रहा है, तो इस स्ट्रिंग वाले डेटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रैपर क्लास यूज हुई है मेरी, इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और कौन से इंडेक्स वाले पे है मेरा डेटा, उसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा है उसको मेरे किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब ये है पार्स इंट। अगर मुझे किसी डबल डेटा को कन्वर्ट कराना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, उस डेटा टाइप की जो भी रैपर क्लास होती है उसको यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी। ठीक है, रैपर क्लास हम आने आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि रैपर क्लास होती क्या है। सिंपली मैं आपकी ओवरव्यू दे रही हूँ कि रैपर क्लास का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल डॉट क्या कर दूंगी, पार्स इंट यूज कर दूंगी, होगा मेरा यहाँ पे पार्स इंट यूज, सॉरी पार्स इंट नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पार्स डबल का यूज करूंगी। तो ये मेरा डेटा को क्या कर देगा, डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट एट मेन। ठीक है, हर प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है, हमारा मेन मेथड से स्टार्ट होता है, क्योंकि जेवीएम सबसे पहले किसको कॉल करेगा, जो भी हमारा मेन मेथड होगा उसको कॉल करेगा। तो वट एवर यू टाइप आफ्टर द क्लास नेम ऑन द कमांड लाइन अराइव इनसाइड दैट आर्क्स एरे। इसका मतलब क्या है, कमांड लाइन के अंदर हम कुछ भी इनपुट दे, तो वो इनपुट कहाँ रिसीव होगा, हमारा इस स्ट्रिंग्स आर्ग वाले एरे के अंदर रिसीव होगा, एज ए स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, अगर इनसाइड मैंने क्या लिया है, अगर मैंने इनपुट पे इंटीजर दिया है, तो ये क्या करेगा, इसको एज अ
स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। अगर मुझे इसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे रैपर क्लास को यूज करके किस मेथड को यूज करना पड़ेगा, पार्स इंट का यूज करना पड़ेगा। फिर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो पार्स डबल या पार्स फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे को चे इसको डेटा को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आपको एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जहां पे प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त यूजर का नेम और एज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पे यूजर का नेम और क्या करनी है, हमको एज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं यही एग्जांपल लेती हूँ, जावा ग्रीट मुस्कान 3, ये मैंने क्या कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या कर दिया, भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम क्या करेगा, इनपुट रिसीव करेगा। तो इनपुट में जो हमारा नेम आएगा वो क्या आएगा, मेरा मुस्कान। और जो मेरी एज आएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो मेरी 3 रिसीव हो जाएगी, 3 रिसीव होगी। तो लेकिन एज क्या है, इनिशियली क्या हो गई, वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं ये दे रही हूँ इनिशियली कहाँ पे स्टोर होता है, स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर होगा तो एज ए स्ट्रिंग ही क्या होगी, ट्रीट होगी। तो इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कि मुझे जो एज है भाई वो तो इंटीजर में चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगी, जो भी मेरी रैपर क्लास होती है इंटीजर डॉट, जो मेरा फंक्शन होता है पार्स इंट, इसका मैं यूज करूंगी। और मेरे को कौन से इंडेक्सिंग वाली वैल्यू इंटीजर चाहिए, यहाँ पे मैं उस एरे को कॉल करके उसका इंडेक्स पास कर दूंगी, कि मुझे इस इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है उसको इंटीजर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद जो जेवीएम है वो किसको कॉल करेगा, हमारे मेन मेथड को कॉल करेगा। अब मेन मेथड कॉल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिसीव होगा स्ट्रिंग एरे होगा रिसीव। अब यहाँ पे क्या चेक होगी, एरे की लेंथ चेक होगी। फिर एरे की लेंथ चेक होने के बाद हम रीड करेंगे एरे के जो भी आर्गुमेंट पास होंगे, 0 1 2 जितने भी होंगे। ठीक है, अब उस तरीके से जो हमारा इनपुट है वो प्रोसेस होगा और फिर हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है हमें, अगर यूजर ने कोई भी आर्ग्यूमेंट क्या नहीं किया है, पास नहीं किया है, और हम अगर एड आर्ग 0 पास करा रहे हैं, यहाँ पे हमने यूजर से कोई भी इनपुट पास नहीं कराया है। कैसे, मैं इसको एक बार क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे मेन मेथड है ये, मेन मेथड में मैंने यहाँ पे एज का कोई क्या नहीं दिया, इनपुट नहीं दिया है यहाँ पे। तो अगर यूजर क्या करे, आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हो, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे आर्क्स 0 प्रिंट करा रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हमारे पास एरर आ सकता है। एरर क्या आएगा, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। आप इस कोड को एक बार रन करके देखिएगा अपने आईडी पे, या आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करो, इस कोड को रन करोगे, तो यहाँ पे मैंने जो इंट को पास, डेटा को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इंडेक्स पास किया है, 1, यहाँ मैं एक्सेस कर रही हूँ 0 को। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरे आएगा, एरर आएगा, सॉरी। तो अगर यूजर ने कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया हुआ, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्ग 0 नाम का कोई आर्ग्यूमेंट पास है ही नहीं, और मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या आ जाएगा, एरर आएगा। इसलिए रियल एप्लीकेशन में इनपुट वैलिडेट करना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू, ये इस लाइन को देखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आर्ग्यूमेंट स्टिल अराइव एज अ टेक्स्ट, पार्स देम एक्सप्लिसिटली विद इंटीजर डॉट पार्स इट और डबल डॉट पार्स डबल। इसका मतलब क्या है, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी न्यूमेरिक डेटा देते हैं, तो वो क्या होता है, एज अ टेक्स्ट ही अराइव होता है। अगर हमको उनको कन्वर्ट करना है, जिस तरीके का भी वो डेटा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पार्सिंग का यूज करते हैं। हम पार्स कर रहे हैं अपने डेटा को, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली। जो मैंने ऊपर बताया पार्सेंट में, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। ठीक है,
पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, एक डॉग नेम का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया हुआ है, एक डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है, और हम कॉल क्या कर रहे हैं, बाग को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड क्या है हमारे पास, स्टैटिक वॉइड बाग डॉग डी, और मैंने यहाँ पे क्या नेम सेट किया हुआ है, डॉग का रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जावा के ऑब्जेक्ट की कॉपी करके नहीं भेजता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जावा ऑब्जेक्ट को कॉपी करके नहीं भेजता, तो यहाँ पे जावा में रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी, कॉपी होती है। ठीक है, जब हम पासिंग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास बाय वैल्यू में तो कॉपी होगी, पर पासिंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे हम रेफरेंस भेजेंगे, यहाँ पे रेफरेंस की कॉपी जाएगी, ना कि हमारा जो डेटा होगा उसकी कॉपी जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कॉपी करके नहीं भेजेंगे हम उसको, हम जो भी रेफरेंस की वैल्यू होगी उसकी कॉपी करके क्या भेजेंगे, भेजेंगे। तो जावा में रेफरेंस की वैल्यू की कॉपी पास होते जाते हैं, तो दोनों रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं या नहीं, हम ये चेक करेंगे। ये दोनों रेफरेंस किसको, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं नहीं। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं करूं, यहाँ पे है मेरा मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड ने किसको कॉल लगाई, जो भी मेरा ये रेफरेंस है इसको कॉल लगेगी। ठीक है, अब मेरा डॉग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो डॉग के ऑब्जेक्ट में मैंने नेम क्या डाला हुआ है, मेरा नेम क्या है, रेक्स है। रेक्स है मेरा नेम। ठीक है, अब यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट हो चुका है रेक्स नाम से। और मेथड के पैरामीटर में क्या है मेरा, मेथड के पैरामीटर में डॉग का क्या है, डी है। तो अगर मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेथड के पैरामीटर के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रही हूँ, मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, मतलब मैं डॉग का नेम चेंज करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा रेक्स नेम हो रहा है, तो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो मेन मेथड में भी जो नेम शो होगा वो मेरा क्या होगा, रेक्स ही शो होगा। अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरा डी डॉट नेम है रेक्स यहाँ पे, तो रेक्स में क्या होगा, मेन में भी मेरा रेक्स ही शो होगा। इसको दोबारा समझते हैं, इसका मतलब क्या है, पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं पास करते, ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं पास करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे रेफरेंस की वैल्यू की कॉपी होगी हम उसको पास करेंगे। रेफरेंस वैल्यू की हमारे पास कॉपी होगी, हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। अब अगर मेरे दोनों रेफरेंस किसको, सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं कि मेरा मेन मेथड में सबसे पहले जो भी ये रेफरेंस है इसको कॉल लगेगी। अब यहाँ पे मेरा डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी के अंदर। अब उसका हमने डॉग का नेम क्या सेट किया हुआ है, आर से रेक्स सेट किया हुआ है। तो अगर मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ओरिजिनली जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने मेथड के अंदर क्या किया, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, तो ओरिजिनली जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो मेन मेथड में भी जो नेम आएगा वो हमारा रेक्स ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, मेथड के अंदर इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस में क्या होता है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, पास बाय रेफरेंस में ये डिफरेंस होता है, अगर हम मेथड के अंदर रेफरेंस की वैल्यू को चेंज कर दे, तो जो हमारा इफेक्ट है वो मेन मेथड में भी शो होगा। ठीक है, मेथड में जो वैल्यू चेंज होगी वो हमारी मेन मेथड में भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, अगर मेरे मेथड के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका ओरिजिनल जो भी एक्चुअल डेटा होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पासिंग बाय ऑब्जेक्ट में ये चीज नहीं होती, अगर हमारे मेथड के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे मेन मेथड के अंदर भी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, तो जो भी उसका ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज कीजिए आपके पास एक स्टूडेंट प्रोफाइल है, आप एक मेथड है, आप एक मेथड को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सोचिए आपके पास एक स्टूडेंट प्रोफाइल है, आप एक मेथड को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पैरामीटर क्या दे दूंगी, स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे ये करना है, मैंने ये पास कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया स्टूडेंट का। ठीक है, अब मेथड के अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट का जो नेम है
वो चेंज कर दिया स्टूडेंट डॉट सेट नेम, मैंने नेम सेट कर दिया कि जो भी नेम होगा, सपोज कर दो मैंने राहुल कर दिया उसका नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब ओरिजिनल स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करो जहाँ पे ओरिजिनल स्टूडेंट का नेम था शायद मैं सपोज कर लूं राम था यहाँ पे, तो ओरिजिनल स्टूडेंट का नेम था राम। अगर मैंने यहाँ पे मेथड के अंदर ही क्या कर दिया, उस स्टूडेंट का नेम राम की जगह राहुल कर दिया मॉडिफाई, तो जो मेरा ओरिजिनल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का नेम होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेफरेंस है जो वो सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। दोनों रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो लेकिन अगर मेथड के अंदर हम बोले स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया तो कॉलर का ओरिजिनल रेफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। जो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझने वाले हैं ये कैसे काम करेगा। अब पास बाय और पासिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर हमारे मेथड के अंदर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो वैल्यू का इफेक्ट हमारे मेन उस पर भी पड़ेगा, मेन मेथड में भी पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि जो उसके रेफरेंस होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर पासिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा कैसे पास होती है, पास बाय वैल्यू से पास होती है, ठीक है। जावा हैज नो पास बाय रेफरेंस फॉर प्रिमिटिव, द वैल्यू इटसेल्फ इज कॉपीड, फॉर ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस इज कॉपीड, नॉट द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वाला सिनेरियो था पासिंग बाय ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें क्या होता है जो वैल्यू होती है रेफरेंस की वो कॉपी होके जाते हैं, जो कि ना कि ऑब्जेक्ट कॉपी होके हमारे पास जाता है, ठीक है। अब पास बाय वैल्यू क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है हमारे पास जावा में ट्रू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस नहीं होता। तो दो सिचुएशन हम समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास है प्रिमिटिव एंड नेक्स्ट है हमारे पास मेथड। तो सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट n इज इक्वल्स टू 5, प्रिमिटिव का केस समझ रहे हैं, इंट n इज इक्वल्स टू 5 और इंक्रीमेंट किया मैंने n को, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक मेथड बनाया इसके लिए, जैसे एक मेथड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इंट इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया x और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 से। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू क्या दी अभी मैंने 5, और यहाँ पे किसको कॉल कर दिया, मेथड को, इंक्रीमेंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या किया, 5 है, तो ये जो 5 की कॉपी बन के हमारे पास किसमें जाएगी, x के अंदर जाएगी। तो x में क्या जाएगी, 5 की कॉपी जाएगी, ठीक है। अब मेथड के अंदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 6 होगी, लेकिन n की ओरिजिनल वैल्यू अभी कितनी है, n की ओरिजिनल वैल्यू तो 5 ही है। x के अंदर क्या गई है, x के अंदर इस वैल्यू की कॉपी बन के गई है, और फिर x के अंदर बाय 1 से इंक्रीमेंट होके ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन जो मेरा n की वैल्यू है, n की वैल्यू तो स्टिल अभी भी क्या है, 5 ही है। तो जो उसके आउटपुट में वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, मेरे 5 ही आएगी। अब सेकंड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सेकंड समझते हैं हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस का। ये तो था मेरा प्रिमिटिव का केस 1, ठीक है। अब हम केस 2 समझते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डॉग नेम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको रीसेट करा है, ठीक है। और मैंने रीसेट मेथड को कॉल करके यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया a, ठीक है। अब यहाँ पे d के अंदर क्या होगा, रेफरेंस कॉपी होगा हमारा, ठीक है। रेफरेंस मतलब जो एड्रेस होगा इसका, यहाँ पे वो कॉपी होगा। सपोज कर लो जो हमारा a का एड्रेस है 101 है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो कॉपी हो गया 101। जब हम डी को न्यू ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं तो सिर्फ लोकल वेरिएबल डी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है वो डी चेंज होगा। तो ओरिजिनली जो ए है अब भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ए अभी स्टिल पॉइंट टू दी ओरिजिनल डॉग, तो जो हमारा ओरिजिनल डॉग होगा उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ जो लोकल वेरिएबल डी होगा वो ही हमारा चेंज होगा, ना कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो डॉग है ये चेंज होगा। ए तो किसको पॉइंट करेगा, इसी वाले डॉग को क्या करेगा, पॉइंट करेगा,
अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर भी दिया तो भी ये इसी के अंदर लोकली चेंज होगा, ना कि पूरे के पूरे कोड में चेंज होगा। तो इस एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक हाउस का क्या है, एड्रेस है। आप किसी फ्रेंड को उस एड्रेस की क्या करते हो, कॉपी देते हो। ठीक है। फ्रेंड उस एड्रेस वाले हाउस के अंदर क्या करता है, फर्नीचर चेंज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूटेशन जैसे है, लेकिन म्यूटेशन मतलब वो चेंज कर सकता है। लेकिन फ्रेंड अपनी कॉपी में एड्रेस को किसी दूसरे हाउस के एड्रेस से रिप्लेस कर दे, तो आपके पास जो ओरिजिनल एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो जावा ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। उसको दोबारा समझते हैं, कैसे कह रही हूं मैं। यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी फ्रेंड को क्या दिया, एड्रेस दिया। एड्रेस की हमने क्या किया, कॉपी पास की है। ठीक है। अगर मैं कॉपी किसी को दे रही हूँ एड्रेस की, अगर मैं दूसरे एड्रेस से उसको क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, जो ओरिजिनल एड्रेस है मैं वो पास ना करके मैं किसी और घर का एड्रेस उसको प्रोवाइड कर दूं, तो आपके पास तो ओरिजिनल एड्रेस ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। बट आपने जिसको भेजा है उसके लिए वो एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी क्या है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, हैंडल होता है। यहाँ पे हम क्या करें, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, कॉलर वेरिएबल कॉल किया। कॉलर वेरिएबल यहाँ से मतलब क्या है, हमारे पास हमारा क्या होगा, मेथड कॉल होगा। ठीक है। यहाँ से मेरे, जैसे ही हमारे पास इसकी कॉल गई, यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई। ठीक है। हमारी वैल्यू क्या हो गई, कॉपी। वैल्यू इज कॉपीड। ठीक है। वैल्यू कॉपी होने के बाद क्या होगा, मेथड के पैरामीटर में जाएगी वो वैल्यू कॉपीड। तो इस वाले के अंदर जाएगी मेरे रेफरेंस की वैल्यू, इस वाले के अंदर जैसे मेरे एन की जो वैल्यू थी वो कॉपी होके गई थी, तो मेरा जो मेथड का पैरामीटर होगा उसके अंदर वो वैल्यू क्या चली जाएगी, कॉपी वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, पैरामीटर पासिंग होगा। अब प्रिमिटिव केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, मॉडिफाई क्या होगा, लोकल कॉपी होगी, ओरिजिनल क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। मतलब क्या है, जो ये मैंने यहाँ पे सिनेरियो देखा, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 5 पास की है, यहाँ पे कॉपी हुई, तो यहाँ पे जो लोकली चेंज हुई है वैल्यू x की, पर ओरिजिनल वैल्यू तो मेरी क्या रही है, 5 ही रही है। तो यहाँ पे क्या रहा है, अनचेंज रहा है। तो पासिंग बाय वैल्यू में क्या होता है, अगर हमारी वैल्यू किसी सिनेरियो में कॉपी होके जा भी रही है, तो हमारा जो लोकली चेंज होगा, बट जो ओरिजिनल वैल्यू वो क्या रहेगी, स्टिल सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। रेफरेंस वाले में क्या होता है, वैल्यू कॉपी हो गई, बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसके लिए हमारे पास एड्रेस 101 है, तो इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, 101 होगा। तो दोनों किस रेफरेंस के लिए हमारा जो एड्रेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेफरेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है। तो बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट म्यूटेशन क्या रहता है, यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा अफेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी लोकली वैल्यू चेंज होती है रेफरेंस में, तो जो मेरा ओरिजिनल डेटा भी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रेफरेंस असाइनमेंट क्या होता है, ओनली रीअसाइनमेंट में क्या होगा, ओनली लोकल पैरामीटर चेंज। रीअसाइनमेंट मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉग को रीअसाइन करी, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डी इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने रीअसाइनमेंट कर दिया रेफरेंस का। तो यहाँ पे सिर्फ लोकली डेटा चेंज होएगा। यहाँ पे जो ये वाला डॉग का ए पैरामीटर है, ये इसी ओरिजिनल डॉग को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिकर्जन। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो रिकर्जन क्या होता है, तो रिकर्जन को एक सिंपल मीनिंग में समझते हैं, अ मेथड दैट कॉल इटसेल्फ। ठीक है। लेकिन ठीक है, रिकर्जन का मतलब क्या है, अगर कोई मेथड अपने आप को ही कॉल करे, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमारा रिकर्जन होगा। लेकिन रिकर्जन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, दो चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है हमारा बेस केस, सेकंड आता है हमारा रिकर्सिव केस। बेस केस होता है मतलब हमें रिकर्जन को कब स्टॉप करना है, हमें रिकर्सिव कॉल कब बंद करनी है। ठीक है। द सिंपलेस्ट इनपुट आंसर डायरेक्टली नो फर्दर रिकर्सिव कॉल। बेस केस हम तब अप्लाई करते हैं कि जैसे ही मेरे ये वाली कंडीशन रिच हो जाए, तो हमारे रिकर्सिव कॉल लगनी क्या हो जाए, अब
बंद हो जाए, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, बेस केस। अगर हम बिना बेस केस के हमारे रिकर्जन को कॉल करते हैं तो वो इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। तो हमेशा हमको अपने रिकर्जन वाले कोड में बेस केस लिखना ही होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मेथड में क्या करते हैं, खुद को कॉल करता है लेकिन इनपुट को बेस केस के क्लोजर ले जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला है, कॉल इटसेल्फ विद एन इनपुट दैट अ स्टेप क्लोजर टू दी बेस केस। यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल है, एफ को फैक्टोरियल हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले मैं एक बार समझा देती हूँ। हम 11th 12th में पढ़ते थे कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं 1 का फैक्टोरियल निकालू, 1, 2 का फैक्टोरियल निकालूंगी, 1 into 2, 2, इस तरीके से हम फैक्टोरियल खोलते हैं। 3 का फैक्टोरियल कैसे होगा, 1 into 2 into 3, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे फैक्टोरियल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 0। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये दो केस हमें याद रखने फैक्टोरियल वाले केस में। तो अब रिकर्सिव केस क्या होता है, रिकर्सिव केस मेथड को क्या करता है, खुद कॉल करता है, लेकिन जो हम इनपुट पास कर रहे हैं तो वो बेस क्लास की क्या करता है, क्लोजर ले जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, फैक्टोरियल के लिए हम क्या करते जाएंगे, कॉल लगाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली फैक्टोरियल बनाया। बेस केस मैंने यहाँ क्या पास किया, जैसे मेरी n की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और अगर मेरी n की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो उस केस में जो मेरा रिटर्न होगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मेरा ये बेस केस। अब मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1। ठीक है। इसको हम रन कैसे करेंगे, अब मेरे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है। अब मेरे कौन से फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगेगी, 4-3, मतलब 3 वाले के लिए कॉल लगेगी। तो यहाँ पे मेरे फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब 4 × 3, फिर किसके लिए कॉल लगेगी, यहाँ पे 3-1 में कर दूंगी तो 2 के लिए लगेगी। फिर ऐसे ही मैं 2-1 कर दूंगी, फिर 1 के लिए लगेगी। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे n1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। तो फैक्ट 1 के लिए हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे सिंपली। अब मैं इसके फैक्टोरियल का क्या करूंगी, कैलकुलेट करके 24 क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Recursion solve a problem by breaking it into a smaller version of the same problem. Every recursive method needs a base case to stop and recursive case that moves towards it. इसका मतलब क्या है, रिकर्जन क्या करता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ देता है, और फिर उसको एक बार क्या करता है, सॉल्व करता है। हर रिकर्सिव मेथड्स के लिए हमको दो चीजों की नीड पड़ती है, वो क्या होता है, हमारा बेस केस एंड रिकर्सिव केस। बेस केस हमें ये बताता है कि हमें रिकर्सिव कॉल को कब स्टॉप करना है। रिकर्सिव केस क्या बताता है, हमें कब तक रिकर्सिव कॉल लगानी है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम इसकी हायरार्की से समझते हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल है वो एक्चुअल में कैसे चल रहा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टैक का यूज करके इसको क्या करेंगे, समझेंगे। उससे पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रिकर्जन का कुछ और क्लैरिटी प्रोवाइड करती हूँ। तो इमेजिन कीजिए आपके पास क्या है, एक स्टेयर केस पे है आप। ठीक है। आपको 5th स्टेप तक क्या करना है, पहुंचना है। ठीक है। हर स्टेप पर आप एक स्टेप नीचे का सेम प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हर स्टेप पर आप एक स्टेप नीचे का सेम प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारा कौन सा केस होगा, बेस केस आएगा। बेस केस के बाद हमारी क्या आएगी, स्टेप 1 होगा काउंट, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और एंड में आप कौन से स्टेप पे पहुंच जाएंगे, 5th स्टेप पे। ठीक है। जैसे ही बेस केस मिलता है तो हमारी कॉल क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम इसको समझते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, हम इनपुट देंगे कि हमें कितने रिकर्जन कॉल लगानी है। अगर हमारा जो n है किसके इक्वल आ जाता है, हमारे बेस के इसके इक्वल आ जाता है स्टार्टिंग में, तो हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। मतलब जो भी हमने डेटा लिखा होगा उसमें रिटर्न में हम वो वाला डेटा रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा बेस केस के इक्वल नहीं होते तो हम क्या करेंगे, फिर रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। ठीक है। हम तब तक लगाते रहेंगे, और जैसे ही मेरी पूरी बेस केस के इक्वल आ जाएगा वो,
तो हम क्या कर देंगे, अपने कोड को क्या कर देंगे, रिकर्सिव कॉल लगाने क्या कर देंगे, तो बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिकर्जन इस तरीके से हमारा क्या करता है, रन करता है। अब हम क्या करेंगे, कॉल स्टैक की हेल्प से समझेंगे कि इसको हम कैसे काम करता है हमारा रिकर्जन। तो अब रिकर्जन को और डीपली समझेंगे, हमें कॉल स्टैक समझना होगा उसके लिए पहले। तो सब जब हम एक मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमारे स्टैक के अंदर एक न्यू फ्रेम क्रिएट होता है। जब भी हमारा रिकर्जन यूज होगा तो हमारा स्टैक यूज होता है। स्टैक में हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लीफो वाला ऑपरेशन क्या करते हैं इसके अंदर, यूज करते हैं। ठीक है, स्टैक की हमको रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे होती है हमारे स्टैक के अंदर। जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट इसके अंदर जाएगा वो ही सबसे पहले निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो क्या होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 के लिए हमने क्या पढ़ा है, पिछले में हमने फैक्टोरियल क्या किया, 4 का कैलकुलेट किया है। तो वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है और हमारे स्टैक के अंदर वो किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टोरियल 4 के लिए क्या जाएगी, यहाँ पे कॉल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आएगा। ठीक है, इसके लिए मेरे पास क्या जाएगी, कॉल जाएगी। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई n-1 था, यहाँ पे फैक्ट n-1 था, इस तरीके से था, n मल्टीप्लाई n-1। तो सबसे पहले मेरी फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल गई। फिर यहाँ पे n-1 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, तो 3 के लिए मेरे पास कॉल जाएगी। फिर 2 के लिए मेरे पास कॉल जाएगी, और फिर एंड में मेरे पास जाएगी 1 के लिए कॉल। ठीक है, अब 1 के लिए कॉल गई। जब मेरा फैक्टोरियल 0 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा बेस केस वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, और रिटर्न में हमको क्या मिल जाएगी, वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये जो ऐसे ही मेरा फैक्टोरियल 0 हुआ, मेरा बेस केस आ गया, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो रिटर्न हो जाएगी 0। ठीक है, अब इस टैग को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, अनबिल्ड होके कैलकुलेट करेंगे, मतलब पहले फैक्टोरियल 1 होगा, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3 एंड 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरीके से जो मेरा फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मेरी क्या लग रही है, रिकर्जन कॉल लग रही है। एक एक करके अगर मैं करूँ तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6। और 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा मेरे पास, 24। तो एक एक करके मैंने ऐसे हमारे पास रिकर्जन कॉल लगती गई। ठीक है, ऐसे हम रिकर्जन कॉल बना रहे हैं, तो हम इसको स्टैक के हेल्प से समझते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टैक क्रिएट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा मेन मेथड है जो यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, एन की वैल्यू अभी मेरे पास क्या है, 4 है। अब 4 लगी, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। अब हमने एन माइनस किया, तो यहाँ पे एस क्या है, 3 है। फिर यहाँ पे 3 के लिए हमारे पास कॉल लगेगी, तो फिर हमारा 2 होगी एफ की वैल्यू। फिर 2 के लिए लगेगी तो 1 होगी। और ऐसे ही हम 1 के लिए लगाएंगे तो हमारी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पूरे को पूरे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, टॉप टू बॉटम के अप्रोच से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरीके से जो हमारी पूरा फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होगा। तो इमेजिन कीजिए आप एक प्लेट ऑफ स्टैक को। ठीक है, आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट क्या कर रहे हैं, रखते जा रहे हैं। जब तक आपकी बेस कंडीशन तक आप नहीं पहुंच जाते, तो स्टैक क्या कर रहा है, हमारा ग्रो करता रह रहा है। तो स्टैक के अंदर भी दो कंडीशन होते हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ठीक है, अब और जब रिटर्न करने स्टार्ट होता है, हमको क्या करना होता है, जब भी हमको रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं हम अपने डेटा को, तो प्लेट क्या होगी, टॉप से 1 बाय 1 रिमूव होती रहेगी। तो वहां पे क्या होगा, टॉप से 1 बाय 1 क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे क्या रिमूव होगा, 1। ठीक है, यहाँ से स्टैक से रिमूव हुआ 1, यहाँ से 2 रिमूव होगा, यहाँ से 3 रिमूव होगा, यहाँ से 4 रिमूव होगा। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, स्टैक एक के बाद एक क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, लीफो। जो हमारा लास्ट में डेटा गया था सबसे पहले वही बाहर निकल के आएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एग्जैक्टली इसी तरह भी हमारा क्या करता है, कॉल स्टैक भी वर्क करता है। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, एक ओवरफ्लो एरर आता है, एक अंडरफ्लो। हम ओवरफ्लो के बारे में आपको समझा देती हूँ। अगर रिकर्सिव मेथड के बाद रीचेबल बेस केस नहीं है, रीचेबल बेस केस मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई बेस केस नहीं लगाया कि हम इस कोड में कोई बेस केस हो ही नहीं सकता,
तो उस केस में हमारी जो कंडीशन होगी वो स्टैक ओवरफ्लो आएगी। ठीक है, तो मेथड कंटिन्यूअसली किस क्या करेगा, खुद को कॉल करता रहेगा। तो जो हमारी स्टैक की कॉल है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहेगी। तो जो हमारी मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, और हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए रिकर्जन में हम बेस केस को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे कोड में बेस केस तो प्रेजेंट हो ही हो। अदरवाइज जो भी हमारा रिकर्जन वाला कॉल है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, जिससे हमारे जो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन अकर हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे एक छोटे से क्विज प्रैक्टिस जो भी हमने आज पढ़ा है उस सिनेरियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब पहला क्वेश्चन है, ए वैर आर्क पैरामीटर मस्ट ऑलवेज बी द लास्ट पैरामीटर इन द मेथड सिग्नेचर। जो वैर आर्क पैरामीटर होता है वो हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए मेथड सिग्नेचर में। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, जो वैक आर होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। कैसे, अगर मैं इन केस यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझाऊं, अगर मैं क्या कर रही हूँ, एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ void टेस्ट नेम से। ठीक है, वही टेस्ट नेम से मैंने मेथड क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे 3-4 मेथड्स वेरिएबल्स पास कर रही हूँ, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, तो ये मैं पहले पास करूँ। अगर मुझे किसी बार आर्ग्स को पास करना है, ठीक है, वेरिएबल आर्गुमेंट को पास करना है, तो हमेशा हमारा लास्ट पैरामीटर ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे पास कर देंगे तो हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या पास कर दूंगी कि मेरे इतने ही वेरिएबल्स थे और अब मैंने क्या पास कर दिया, अपना वैक आर्ग पैरामीटर को पास कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ मेथड कैन हैव मोर देन वन वैर आर्क पैरामीटर एज लॉन्ग एज दे आर डिफरेंट टाइप। तो मेथड के क्या एक से ज्यादा वैर आर पैरामीटर्स हो सकते हैं? नहीं, एक मेथड में सिर्फ एक वैर आर पैरामीटर ही होगा, चाहे वो डिफरेंट टाइप का हो चाहे सेम टाइप का हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। तो पर मेथड के लिए वन आर पैरामीटर्स ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्क्स इन मेन स्ट्रिंग्स array arcs always contain at least one element। क्या एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा? नहीं, उसमें तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर प्रोग्राम को बिना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के रन किया जाए तो हम कितने भी पास कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई। ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट थोड़ी वन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अराइव्स एज अ स्ट्रिंग इवन इफ दे लुक लाइक अ नंबर। ये ट्रू है, जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है अगर वो एज ए स्ट्रिंग के अंदर ही हमारे पास जो डेटा होता है वो अराइव होता है। अगर वो नंबर भी है तो भी वो किस तरीके से अराइव होगा, स्ट्रिंग की तरह ही हमारा अराइव होगा। तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, पासिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ मेथड passes a copy of the reference, not the object itself। passing an object to a method, यहाँ पे passing an object की बात हो रही है। passes a copy of the reference, यहाँ पे हम passes an object में हम क्या करते हैं, किसकी कॉपी पास करते हैं, जो भी हमारा रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है हम उसकी कॉपी पास करते हैं, ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको। तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जावा सपोर्ट ट्रू पास बाय रेफरेंस फॉर ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक सी प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या है मेरा, फॉल्स है। जावा में सिर्फ क्या होती है, पास बाय वैल्यू होती है, पास बाय रेफरेंस नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में रेफरेंस की वैल्यू कॉपी होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, reassigning an object parameter inside a method changes what the caller variable points to। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों, यहाँ पे सिर्फ जो लोकल पैरामीटर है वो ही हमारा चेंज होगा, जहां से वो कॉल कर रहा है मेथड, मेथड को जहां से कॉल लगाई गई है वो वाला जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो ये भी क्या है, मेरा फॉल्स है। ठीक है, एवरी रिकर्सिव मेथड मस्ट हैव एटलीस्ट वन बेस केस। तो ये भी क्या है, मेरा ट्रू है। हर रिकर्सिव मेथड के लिए जो हमारे पास होना चाहिए, एक बेस केस तो होना ही चाहिए, ताकि जो हमारी रिकर्सिव कॉल है वो क्या हो सके, स्टॉप हो सके। अगर हम विदाउट अ रीचेबल बेस केस, जो रिकर्जन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो सकता है, और जिससे हमारी स्टेप ओवरफ्लो एरर क्या हो जाएगा,
एरर अकर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अ रिकर्सिव कॉल दैट नेवर रीचेस इट्स बेस केस कैन कॉज अ स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये भी क्या है मेरा ट्रू है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन, रिकर्जन ऑलवेज यूज लेस मेमोरी देन एन इक्विवेलेंट लूप। जो रिकर्जन होता है वो क्या कम मेमोरी यूज करता है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। रिकर्जन क्या करता है, ज्यादा मेमोरी यूज करता है, क्योंकि जनरली जो रिकर्जन होता है कॉल स्टैक में मल्टीपल फ्रेम को क्या करता है, क्रिएट करता है। रिकर्जन कॉल करते टाइम क्या करते हैं, हम स्टैक को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हर रिकर्जन कॉल के लिए एक मल्टी फ्रेम क्रिएट होगी। तो इसलिए इक्विवेलेंट लूप के कंपैरिजन में तो रिकर्जन क्या करता है, ज्यादा मेमोरी को क्या करता है, कंज्यूम कर सकता है। तो रिकर्जन का यूज रीडेबिलिटी और प्रॉब्लम स्ट्रक्चर के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा मेमोरी एफिशिएंट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस की क्या कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। 1 आप क्या करेगा, खुद से ट्राई करके देखिएगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर करूंगी, सम विद वेरहार एंड स्वैप विद वाया रैपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सम विद वेर आर्क्स का मतलब क्या है, जो पास्ट वैल्यू का क्या करना है, हमको टोटल रिटर्न करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्टैटिक मेथड रिटर्न करना है, राइट करना है, जिसका नेम क्या है, सम दैट रिटर्न द टोटल ऑफ ऑल वैल्यू पास्ट इन। जो भी इसके अंदर वैल्यू पास हुए हम उसका क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करना है। रिटर्न जीरो व्हेन कॉल्ड विद जीरो आर्ग्यूमेंट। ये वाला मैं क्वेश्चन क्या करा चुकी हूँ, पहली स्लाइड्स में मैंने इसका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। कैसे करना है हमको ये क्वेश्चन, हमें एक मेथड क्रिएट करना है, टोटल एक इंट टोटल नेम का क्या करना है, वेरिएबल क्रिएट करने, जिसकी इनिशियल में क्या होगी, जीरो वैल्यू होगी, और फॉर ईच लूप चलाना है हमें, जिससे जो भी मेरे इस नम्स के एरे के अंदर जो भी डेटा होंगे वो एक एक करके आए। और फिर इस टोटल के अंदर मैं क्या कर दूंगी, इस वाले को प्लस करके जो पूरा काउंट होगा मेरा टोटल का उसको रिटर्न कर दूंगी। और यहाँ मेन फंक्शन को मैं क्या करूंगी, क्रिएट करके इस मेथड को क्या लगा दूंगी, कॉल लगा दूंगी। इसको कैसे कोड करना है तो अब समझते हैं। इसको हम क्या करेंगे, आईडी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक क्लास को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सम विद वेरार्स, सम विद वैर कर लेती हूँ मैं क्लास का नेम। यहाँ पे मैं सिंपली क्या क्रिएट करूंगी, एक मेथड क्रिएट करूंगी, स्टैटिक इंट सम। यहाँ पे मैं पास करूंगी इंट सम। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, वेर आर्क्स बना रहे हैं, किस नेम से, नम्स नाम से। एक तरीके का एरे क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगी, टोटल नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगी, जिसकी स्टार्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ पे हम इनहेंस फॉर लूप का यूज करेंगे, जो कि सारे एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा एरे के, और किसके अंदर ऐड कर देगा, जो हमारा टोटल वेरिएबल है इसके अंदर हमारा ऐड कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पूरा टोटल को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, जो भी हमारा टोटल आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, जिस जहां से हमें इस मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। इससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट करा लूंगी हाथ के हाथ। यहाँ पे हम करेंगे किसको कॉल, सम, जीरो आर्ग्यूमेंट्स के लिए, फिर हम करेंगे टू आर्ग्यूमेंट्स के लिए। पहले मैंने क्या किया, जीरो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कॉल लगाई है। सेकंड में मैं क्या लगा लूंगी, टू आर्ग्यूमेंट्स के लिए इसको कॉल लगा लूंगी। यहाँ पे 7,9, एंड थर्ड में करूंगी 4 आर्ग्यूमेंट्स के लिए सम। यहाँ पे 8, 9, 10 एंड 14। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट्स लगा दिए, मुझे कोमा लगाना है। 64, 7। इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ये तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, जब हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया उसके लिए हमारे पास जीरो आया है। अगर हमने टू आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो उसके लिए हमारे पास जो आउटपुट आया वो 16 आया है। इनका सम कैलकुलेट होकर आ रहा है यहाँ पे। और 4 आर्ग्यूमेंट्स का जो सम आया वो हमारे पास 88 आया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सम विद आर्क वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये सबसे इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वैप वाया रैपर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है,
ठीक है। जावा में हम डायरेक्टली दो इंटीजर्स के मेथड को क्या करते हैं, स्वैप नहीं कर सकते। ठीक है, दो इंटीजर्स के मेथड को डायरेक्टली स्वैप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं डेटा की बात नहीं कर रही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी मेथड की बात कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को हम क्या नहीं कर सकते, स्वैप नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज होता है, हमारे पास इंट बॉक्स का यूज होता है अगर हमें किसी मेथड को स्वैप करना हो। ठीक है, पहले इस कोड को क्या करेंगे, हम इसको पहले समझेंगे कि ये है क्या ये। ठीक है, तो अब इसको क्या समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझो। आपके पास इमेजिन करो दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये है बॉक्स ए जिसकी वैल्यू है 1, ये है बॉक्स बी जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2। अब आप बॉक्सेस को क्या करना चाह रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे। ठीक है, आप बॉक्सेस को रिप्लेस नहीं कर रहे, सिर्फ बॉक्सेस के अंदर की वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हो। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो मॉडिफाई करने पर चेंजेस कॉलर को विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई करने पर जो चेंजेस होंगे वो कॉलर को क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो ये कैसे करना है क्वेश्चन, हम इसको क्या करते हैं एक बार समझते हैं। पहले मैं कोड लिखूंगी, फिर मैं एक एक लाइन का आपको क्या समझाऊंगी, इसका मीनिंग समझाऊंगी। तो हमें क्या करना है, जावा कैन नॉट स्वैप टू इंट बाय पासिंग देम टू अ मेथड। जावा में क्या होता है, डायरेक्टली जो दो इंटीजर्स के मेथड्स होते हैं उसको हम स्वैप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इंट बॉक्स का हम यूज करते हैं। तो इंट बॉक्स क्लास का यूज करेंगे विद अ वैल्यू फील्ड एंड अ मेथड स्वैप। हमारे पास एक मेथड होगा स्वैप नाम का, इसमें हम दो पैरामीटर देंगे, इंट बॉक्स इंट बी, दैट स्वैप देयर वैल्यू बाय म्यूटेटिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कोड को क्या करेंगे, अब चला के देखेंगे और उसकी हायरार्की को समझेंगे कि हम इस कोड को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पोज करेंगे और सोचेगा कि इसकी अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, स्वैप करनी है वैल्यूज, स्वैप वैल्यूज नहीं करनी है हमें, सॉरी, स्वैप वाया रैपर ऑब्जेक्ट। हमें दो मेथड्स को क्या करना है, डेटा के को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी, क्लास कर लेती हूँ मैं स्वैप रैपर के नेम से क्रिएट कर लेती हूँ। स्वैप रैपर के नेम से मैंने क्या क्रिएट किए, क्लास क्रिएट की है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट किस नाम से करूंगी, यहाँ पे हमें क्या क्लास क्रिएट करनी थी, इंट बॉक्स नाम की क्लास क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास इंट बॉक्स नेम की, क्लास इंट बॉक्स। ठीक है, इंट बॉक्स। ठीक है, अगर मुझे दो मेथड्स को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंट बॉक्स की होते हैं। क्योंकि जावा में डायरेक्टली हम दो इंटीजर्स के मेथड को क्या नहीं कर सकते, स्वैप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंट बॉक्स का यूज होता है। हम यहाँ पे क्या देंगे, एक वैल्यू देंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इंट बॉक्स का क्या क्या क्रिएट करूंगी, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी। ये क्या है, मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। ठीक है, इंट वैल्यू। ठीक है, हिंट वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर दूंगी दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, दिस डॉट वैल्यू का मतलब क्या है, जो ये यहाँ पे जो वैल्यू पास की हुई है ये वही वैल्यू है, या कोई अलग वैल्यू नहीं है। दिस का मतलब क्या है, जो भी हमारा करंट रेफरेंस है वो उसी को पॉइंट करे। ठीक है, आने वाली वीडियो में दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सब मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक सिंपली मैंने स्वैप रैपर नाम की क्या कर रखी है, क्लास क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। तो हम इसमें क्या करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे स्टैटिक वॉइड स्वैप नेम से, जिसमें मैं क्या पास कर दूंगी, इस इंट बॉक्स को पैरामीटर की तरह मैं क्या कर दूंगी, एज अ पास कर दूंगी। इंट बॉक्स को, इंट बॉक्स ए, मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं, इंट बॉक्स ए और इंट बॉक्स बी। ठीक है, मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी इसके अंदर, अब एक बार क्या करेगा, सोचिएगा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। सिंपली हम जब स्वैप करते हैं दो वैल्यूज को तो हम कैसे करते हैं,
हम टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करके करेंगे। हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम पहली वैल्यू डाल देंगे। अब जो पहली वैल्यू होगी उसको हमने टेम्परेरी के अंदर डाल दिया। अब जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, पहली वैल्यू के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, स्वैपिंग होगी। और जो सेकंड वैल्यू होगी, वो जो टेम्परेरी वेरिएबल हो गया, वो हमारे किसके अंदर आएगा, सेकंड के अंदर आएगा। कैसे कह रही हूँ मैं, यहाँ पे एक बार समझते हैं। क्या है, मेरे पास दो वैल्यू है 3 और 2। ये है ए, ये है बी। अब मैंने क्या क्रिएट किया, एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैंने ए की वैल्यू किसके अंदर असाइन कर दी, सी के अंदर। तो हमारे पास सी के अंदर क्या हो गया, अब 3 हो गया। अब ए के अंदर क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बी के अंदर मेरे पास है वैल्यू 2। अब बी की जो वैल्यू है वो मैंने किस में असाइन कर दी, ए के अंदर। तो ए के अंदर वैल्यू हो गई मेरे पास 2 हो गई, तो बी में अब कुछ भी नहीं है। तो अब जो भी सी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बी के अंदर हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3। तो इस तरीके से हमारी यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल हमारी जो वैल्यू है वो स्वैप हो गई। तो यही अप्रोच मैं क्या करूंगी, इस कोड में यूज करूंगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं टेम्परेली नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगी जिसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू डालूंगी, ए की वैल्यू डालूंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो ए की वैल्यू, ए के अंदर मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगी, जो भी हमारे बी की वैल्यू होगी मैं उसको डाल दूंगी। ठीक है। यहाँ पे हम उसका बिटवाइज ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं, आप अगर में आपने पढ़ा हुआ है तो पहले। नेक्स्ट मैं किसका यूज करूंगी, जो बिट डॉट बी बी होगी, बिट बी डॉट वैल्यू, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो भी हमारे टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको डाल दूंगी। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टेम्प। ठीक है। इस तरीके से जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, एक एक्स और एक वाई नाम के। ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक इंट बॉक्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस क्लास का यूज करना है, तो मुझे पहले सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंट बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट बॉक्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करी 1। नेक्स्ट मैं क्या एक और इसका क्रिएट करूंगी, इंट एस की वाई इज इक्वल्स टू न्यू इंट बॉक्स, न्यू इंट बॉक्स, उसकी वैल्यू मैं पास कर दूंगी 2। यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कराएंगे। बिफोर स्वैपिंग हमारी क्या वैल्यू थी, एक्स और वाई की, और आफ्टर स्वैपिंग जो हमारी वैल्यू आएगी हम उसको क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। सो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं कर दूंगी बिफोर, बिफोर स्वैपिंग मेरी क्या वैल्यू आई है, ठीक है, एक्स और वाई की। और आफ्टर स्वैपिंग मेरी जो वैल्यू आएगी मैं उसको क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी। सबसे पहले बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं थोड़ा गैप दे देती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस जो एक्स की एक्चुअल वैल्यू आएगी, एस की एक्चुअल वैल्यू आएगी वो। ठीक है। अब जो हमारी y की वैल्यू है मैं उसको भी प्रिंट करा लूंगी, y इज इक्वल्स टू प्लस जो मेरे y की वैल्यू होगी एक्चुअल वो। तो यहाँ पे हमें बिफोर स्वैपिंग वाली क्या दिखेगी, यहाँ पे वैल्यू दिखेगी जो भी s और y के अंदर होगी। नेक्स्ट में हम किसको कॉल लगा देंगे, जो भी हमारा हमने स्वैप मेथड बनाया हम उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। इसके बाद में किसको कॉल कर दूंगी, स्वैप मेथड को कॉल कर दूंगी, s कोमा y पैरामीटर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आफ्टर स्वैपिंग बोलेंगे हम। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, ऊपर वाले कोड को क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। अब इसमें हमको क्या चेंज करना है, सिर्फ आफ्टर स्वैपिंग चेंज करनी है। तो हमें बिफोर स्वैपिंग वाला भी पता चल जाएगा कि बिफोर स्वैपिंग से पहले जो मेरे नंबर थे वो क्या थे, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद वो मेरी वैल्यू स्वैप हुई भी है या नहीं हुआ है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इंट बॉक्स नाम की हमारे पास ऑलरेडी क्लास थी, हमने उसको क्या किया है, यूज किया है। अगर मुझे दो इंटीजर्स मेथड को क्या करना है, स्वैप करना है, तो उसके लिए हम इंट बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्या किया है, मेंबर क्रिएट किया है, डेटा मेंबर क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है।
जिसमें मैंने दिस वैल्यू का यूज किया है। तो यहाँ पे दिस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो करंट रेफरेंस होती है सिर्फ उसकी वैल्यू को यहाँ पे फेच करना है, ये वाली वैल्यू को फेच नहीं करना, जो ये यहाँ पे क्रिएटेड है उसको फेच करना है। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि दिस कीवर्ड का यूज हम कैसे करते हैं। अब हमें क्या किया है, क्लास रैपर नाम का क्या किया है, क्लास क्रिएट किया है, उसमें मैंने एक स्वैप नाम का मेथड क्रिएट किया है। स्वैप के अंदर हमने कौन से मेथड को पास किया है, इंट बॉक्स नाम के मेथड्स को हमने क्या किया है, पास की इंट बॉक्स नाम के पैरामीटर को पास किया है। अब सिंपली जैसे हम दो वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं, मैंने यहाँ पे उनको स्वैप किया है यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया है, इंट बॉक्स का क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मैंने यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग से पहले जो मेरा डेटा होगा वो दिखाया है, और फिर स्वैप फंक्शन को कॉल करके जो आफ्टर स्वैपिंग वाला डेटा होगा वो दिखाया। तो यहाँ पे सिंपल कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने पे जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, गार्बेज कलेक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, डेटा आएगा यहाँ पे। क्योंकि अभी हमने क्या किया है, इंटीजर्स की जो ये डेटा आ रहे हैं, गार्बेज आ रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग्स मेथड का यूज करेंगे, जो कि हमारे इस वैल्यू को क्या करेगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारा एक्चुअल हम डेटा पास करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम इसको क्या करेंगे, अब रन करेंगे, तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है वो स्वैप होके आएगी, बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग में जो मेरे एक्स की वैल्यू थी वो 1 थी, वाई की वैल्यू थी जो 2 थी। आफ्टर स्वैपिंग में जो मेरी वैल्यू है एक्स की 2 हो चुकी है और 1 हो चुकी है। यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज हमने किस लिए किया है, जो भी हमारा डेटा है उसको क्या कर दो, स्ट्रिंग उस इंटीजर जो भी हमारा एक्चुअल डेटा टाइप है उसके अंदर कन्वर्ट कर दो। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक गार्बेज कलेक्टर की फॉर्म में डेटा मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस कोड को इस कोड को रन करेंगे कि हमें कैसे दो रैपर ऑब्जेक्ट का स्वैप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनली जो जावा में होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स के मेथड्स को क्या नहीं कर सकते, स्वैप नहीं कर सकते। तो इंटीजर्स मेथड को स्वैप नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कौन सी क्लास का यूज करते हैं, इंट बॉक्स क्लास का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकर्सिव पावर फंक्शन। इस क्वेश्चन का आप एक बार ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगी, आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।